Dear student, class 12th, subject biology, chapter reproductive health. Today, we are going to study sexually transmitted diseases, means STDs. Dear student, such diseases are infections which are commonly spread by sex, especially vaginal intercourse, anal sex, or oral sex are referred to sexually transmitted diseases or sexually transmitted infection or venereal disease. Dear student, more than 30 bacterial disease, viruses and parasites cause sexually transmitted diseases. Bacterial sexually transmitted diseases included chlamydiasis, gonorrhea, syphilis. Viral sexually transmitted diseases, genital herpes, AIDS, genital warts. Main parasitic sexually transmitted diseases included trichomoniasis are the sexually transmitted diseases. Dear student, at the data of 2015, 1.1 billion people had sexually transmitted diseases other than HIV and AIDS. About 500 million people were suffering with syphilis, gonorrhea, chlamydia, trichomoniasis. At least an additional 530 million people have genital herpes and 290 million women have human papilloma virus. Sexually transmitted diseases other than HIV resultant in 1,08,000 death in 2015. Dear student, ऐसी डिसीज़ या ऐसा इन्फेक्शन जो कॉमनली सेक्स ऑर्गन्स या सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है, ऐसी डिसीज़ या ऐसा इन्फेक्शन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ के नाम पर जाना जाता है. डियर स्टूडेंट, 30 से ज़्यादा बैक्टीरियल, वायरस और पैरासिटिक डिसीजेज इन वेजाइनल इंटरकोर्स, एनल सेक्स या ओरल सेक्स या सेक्स ऑर्गन्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होती हैं. बैक्टीरियल डिसीज़ के अंतर्गत क्लेमाइडियासिस, गोनेरिया, सिफिलिस जैसी डिसीजेज ट्रांसमिटेड होती हैं. वायरल डिसीजेस के अंतर्गत जेनाइटल हर्पीज़, एड्स, जेनाइटल वार्ड्स जैसी डिसीजेस स्प्रेड होती हैं. डियर स्टूडेंट, यदि 2015 का डाटा देखा जाए तो HIV और एड्स के अलावा पूरे वर्ल्ड में 1.1 बिलियन पीपल ऐसी डिसीजेस से कंटामिनेटेड हुए हैं. लगभग 500 मिलियन पीपल सिफिलिस, गोनेरिया और क्लेमेडिया या ट्राइकोमोनासिस जैसे इन्फेक्शन से कंटामिनेटेड हुए हैं. डियर स्टूडेंट, लगभग 530 मिलियन पीपल जेनाइटल हर्पीस से इन्फेक्टेड हुए हैं. 219 मिलियन वुमेन्स ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से इन्फेक्टेड हुई हैं. और यदि देखा जाए तो इस पूरे वर्ल्ड में 2015 तक 1,08,000 पीपल HIV के इन्फेक्शन से क्या हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं या अपने जीवन को खो चुके हैं. डियर स्टूडेंट, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज हैं यूजुअली यह सेक्स से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिटेड होती हैं, लेकिन कुछ और भी ऐसे नॉन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हैं जिनके थ्रू इन डिसीजेस से हमारा ब्लड कंटामिनेटेड हो जाता है, हमारे टिश्यू कंटामिनेटेड हो जाते हैं. वो मीन्स सेक्स के अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सिरिंज, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ब्रेस्ट फीडिंग या टिश्यू कंटामिनेशन से एक जगह से दूसरी जगह क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं. मीन्स डियर स्टूडेंट, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज हैं, चाहे वो बैक्टीरियल हों, चाहे वायरल हों या पैरासिटिक हों, यह सेक्स और सेक्स के अलावा नॉन सेक्सुअल कांटेक्ट जैसे कंटामिनेटेड ब्लड हो गया, कंटामिनेटेड टिश्यू हो गया, कंटामिनेटेड सिरिंज हो गया, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए या ऐसी मदर से अपने उस न्यू बेबी को जो कि ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं चाइल्ड बर्थ के दौरान, इन रास्तों से भी यह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज एक जगह से दूसरी जगह क्या होती हैं, स्प्रेड होती हैं या फैलती हैं.
Dear student, so we are going to separately study the different sexually transmitted diseases, and first disease is the acquired immunodeficiency syndrome, that is the HIV. Dear student, AIDS it is the acquired immunodeficiency syndrome. ये एक मृत्युदायी डेडफुल डिसीज है। 20th सेंचुरी में इसने अपना कहर दिया है। यह डिसीज़ पहली बार डिस्कवर की गई थी अमेरिका में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार 1980 अमेरिका में 1980 में। ये वायरल डिसीज़ है। इसको काज करने वाला वायरस ह्यूमन सेल ल्यूकोमिया वायरस थर्ड HCLV3 के नाम पर जाना जाता है। नाउ कॉल्ड HIV, और इस वायरस को आजकल हम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के नाम पर जानते हैं। एड्स वायरस kills the helper T cells, TH cell, that activate other lymphocyte and thus short circulating the entire immunity system and lead to immune deficiency. Most of the individuals with fully grown AIDS die within 3 years from various infectious diseases or cancer. HIV attacks WBCS of the host that are responsible for immune reaction of the body. Dear student, 20th या 21st सेंचुरी की सबसे डेडफुल या सबसे विनाशकारी या स्लॉटर्ड डिसीज जिसको एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी या एड्स के नाम पर जाना जाता है, इसे 1981 में पहली बार अमेरिका में डिस्कवर किया गया या स्पॉटेड किया गया। यह वायरल के थ्रू कंटामिनेटेड होने वाली डिसीज़ है। इस वायरस का रियल नाम ह्यूमन सेल ल्यूकेमिया वायरस थर्ड है, लेकिन आजकल इसे हम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस मीन्स HIV के नाम पर जानते हैं। डियर स्टूडेंट, एड्स का जो वायरस है ये हमारी बॉडी पर एंटर करता है और हमारी WBC को डायरेक्टली अटैक करता है। ये WBC मीन्स वाइट ब्लड कार्पुस्कल से रिलेटेड T लिम्फोसाइट, जिसे T हेल्पर भी कहा जाता है, उनको ये डीएक्टिवेट कर देता है। डियर स्टूडेंट, WBC जो हमारी इम्यून पावर का, हमारी रिस्पॉन्ड सिस्टम का मेजर सिस्टम है या मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। जब HIV वायरस इन्हें WBCS की डेंसिटी को डिक्रीज़ करता है, तब हमारी इम्यून पावर डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। हमारी बॉडी फॉरेन पैथोजेंस या फॉरेन ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट या आइडेंटिफाई नहीं कर पाती, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम रिड्यूस या फेल हो जाता है। डियर स्टूडेंट, एड्स के में हमें फॉलोइंग सिम्टम देखने को मिलते हैं। डियर स्टूडेंट, ऐसा पेशेंट जो HIV से कंटामिनेटेड है या एड्स से पीड़ित है, वो पेशेंट, उस पेशेंट में जो लिम्फ नोड होंगे वो स्वेलन होंगे, मीन्स वो फूलाएंगे। फीवर होगा, नाइट में स्वीट निकलेगा, वेट का लॉस होगा। जनरल सिम्टम ऑफ डिसीज एड्स वायरस कॉज सेवर डैमेज टू द ब्रेन एंड मैनी लीड टू लॉस ऑफ मेमोरी, एबिलिटी टू स्पीक इवन थिंक। डियर स्टूडेंट, एड्स वायरस का इन्फेक्शन जब अपने मैक्सिमम स्टेज में होता है तब ये ब्रेन को डायरेक्ट डैमेज करता है, जिससे मेमोराइज पावर, एनालिटिक पावर, यहाँ तक कि थिंकिंग और स्पीकिंग भी बैरिड हो जाती है या ये एबिलिटी भी नहीं होती। तो डियर स्टूडेंट, हमने जाना कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो कि 1981 में अमेरिका में रिपोर्ट हुआ, यह ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह फैलता है, मीन्स पैथोजन इसका HIV है। यह ह्यूमन्स बॉडी में WBCS और हेल्पर T हेल्पर, जिसे T लिम्फोसाइट के नाम पर जाना जाता है, उसे यह डिस्ट्रॉय करता है, जिससे ह्यूमन की इम्यून पावर या रिस्पॉन्डिंग एबिलिटी डिक्रीज होकर फेल हो जाती है। मींस मेनली यह ह्यूमंस के इम्यून सिस्टम या इम्यून पावर पर अट्रैक्ट करता है। डियर स्टूडेंट, ट्रांसमिशन एड्स वायरस आर ट्रांसमिटेड थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इंजेक्शन, नीडल, etc. होमोसेक्सुअल कॉन्टैक्ट इज आल्सो अ मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन। डियर स्टूडेंट, एड्स एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज है। यदि
दो लोगों के बीच में यदि दो में से किसी एक को भी एड्स है और यदि वो फिजिकली कांटेक्ट रखता है दूसरे से, उसके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट रखता है, कंटामिनेटेड HIV वाला ब्लड ट्रांसफ्यूजन परफॉर्म किया जाता है या कंटामिनेटेड इंजेक्शन या नीडल का यूज होता है, तब ये एक जगह से दूसरी जगह में कंटामिनेटेड ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट होता है। होमोसेक्सुअल कांटेक्ट में भी यह ट्रांसमिट होता है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट सिनेरियो में एड्स का कोई क्योर नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। देयर इज़ नो क्योर फॉर एड्स, सो प्रिवेंशन इज़ द ओनली मेजर टू कंट्रोल डिसीज़। इसलिए हम केवल प्रिवेंशन या प्रिकॉशन ही फॉलो करके इस डिसीज़ से अपने आप को सेव कर सकते हैं। हमें फॉलोइंग मेजर्स और प्रिकॉशंस फॉलो करने पड़ेंगे, जिससे हम अपने आप को इस डेडली डिसीज़ से प्रिवेंट कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं। पहला, HIV टेस्ट शुड बी डन बिफोर ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। डियर स्टूडेंट, जब ब्लड का डोनेशन हो रहा हो या ऑर्गन्स ट्रांसप्लांटेशन हो रहा हो, उसके पहले हमें HIV का टेस्ट ज़रूर से ज़रूर करवाना चाहिए। होमोसेक्सुअल कांटेक्ट शुड बी अवॉइडेड। हमें होमोसेक्सुअल जो सेक्सुअल कॉपुलेशन के कांटेक्ट हैं उन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। यूज़ द कंडोम ड्यूरिंग सेक्सुअल कांटेक्ट विद आउट अननोन वुमेन। ऐसी अननोन वुमेन जिसकी हिस्ट्री हमें नहीं पता है, उसके साथ यदि हम इंटरकोर्स करते हैं तो हमें कंडोम्स का यूज़ करना चाहिए। यूज डिस्पोजेबल सिरिंज, और हॉस्पिटल्स वगैरह में सिरिंज को एक ही बार यूज किया जाए ताकि कंटामिनेशन के चांसेस क्या हों, मिनिमम हों। सो डियर स्टूडेंट, एड्स एक ही बहुत ही डेडली डिसीज़ है जो कि वर्ल्ड में तेज़ी से फैल रही है। इसका कोई इलाज या ट्रीटमेंट या क्योर नहीं है। इसलिए यदि हम डिफरेंट प्रिकॉशंस या मेजर्स को फॉलो करते हैं तब हम इस डेडली डिसीज़ से अपने आप को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं और सेफ कर सकते हैं। मीन्स हमें अननोन पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं रखना चाहिए। सेफ सेक्स के लिए हमें कंडोम्स यूज करना चाहिए। जब हमें कोई इन्फेक्शन का डाउट हो तो हमें सीधे फिजिशियन से डायरेक्ट कंसल्ट करना चाहिए। हमें इफ़ेक्टिव प्रिवेंशन मेथड अपनाने चाहिए। हमें HPV से भी अपने आप को सेव करना चाहिए। इंजेक्शंस को क्लीन और डिसइंफेक्टेड सिरिंज का ही यूज़ करना चाहिए। नेसेसरी डायग्नोस्टिक टेस्ट भी हमें लगातार करवाते रहना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, ये पहला था सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। सेकंड आता है गोनेरिया। डियर स्टूडेंट, सेकंड इज़ द गोनेरिया। गोनेरिया caused by Neisseria gonorrhoeae. Gonorrhea is a disease of genital duct. The bacteria acquire in pair and are gram-negative. The bacteria attack the urethra and cause acute urethritis in both the sexes. From here, the disease may spread to other parts of reproductive system. Their incubation period is about 2 to 10 days. In male, it can spread to prostate, testis, epididymis, seminal vesicle. In the female, early in invention in cervix, later the infection spread to uterus, Bartholin glands, ovaries, and fallopian tubes. The vaginal escapes the infections as it has the acidic pH. Sometimes the child of an infected mother shows eyes infection, gonococcal conjunctivitis. It may lead to female sterility. The disease is transmitted through the sexual contact. Dear student, गोनेरिया निसेरिया गोनेरी नाम के ऑर्गेनिज्म द्वारा कॉज की जाने वाली डिसीज़ है। यह डिसीज़ मेल और फीमेल दोनों के जेनाइटल या गोनड डक्स से रिलेटेड डिसीज़ है। जैसे मेल में टेस्टिस, एपिडाइडमिस, वास एफ्रंटिया, और फीमेल में यूटेरस, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब्स। ये हुई कौन सी, जेनाइटल डक्ट। तो गोनेरिया मेल और फीमेल में जेनाइटल डक्ट से रिलेटेड डिसीज़ है। एक्चुअली निसेरिया गोनेरी एक बैक्टीरियल डिसीज़ है। मिस निसेरिया गोनेरी नाम का बैक्टीरिया जो कि पेयर अक्वेरियंस पेयर और जो कि एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, यह डायरेक्ट यूरेथ्रा पर अटैक करता है और यूरोथ्राइटिस नाम की डिसीज़ सेक्सेस पर कॉज करता है।
इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 2 से 10 डेज तक होता है। ये मेल में प्रोस्टेट, टेस्टिस, एपिडार्मिस और सेमीवाइनल वेसिकल पर स्प्रेड होता है, जबकि फीमेल पर ये बर्थोलिन ग्लैंड्स, ओवरी, यूटेरस और फैलोपियन ट्यूब्स को अफेक्ट करता है। तो इस तरह से कहा जाए कि जो गोनोरिया है यह एक डिप्लोकोकस बैक्टीरियम निसेरिया गोनोरी द्वारा फैलने वाली डिसीज़ है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 5 या 2 से 10 दिन का होता है। इन्फेक्टेड जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वह एक डिस्चार्ज सिक्रेट करती है, समझिएगा बात, जिसे ये इन्फेक्शन होता है उसके गोनट्स या सेक्स ऑर्गन्स के द्वारा एक डिस्चार्ज सिक्रेट किया जाता है जो कि एक म्यूकस इन्फेक्टेड होता है, और इसी के थ्रू जब सेक्सुअल कांटेक्ट इस समय पर किया जाता है तब एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, फैलता है। चलिए अब इनके सिम्टम्स की बात करते हैं। मेल्स यूजुअली एक्सपीरियंस यूरेथ्राइटिस विथ प्रोफ्यूज पस ड्रेनेज एंड पेनफुल यूरिनेशन। डियर स्टूडेंट, यदि मेल को इन्फेक्शन होता है तब वो यूरेथ्राइटिस एक्सपीरियंस करता है। मतलब कैसा, उसके पेनिस से प्रोफ्यूज पस का ड्रेनेज होता है, मीन्स पस निकलती है, और जब वो यूरिनेशन मीन्स यूरिन को डिस्चार्ज करता है तब उसे पेनफुल या पेन महसूस होता है। यूरेथ्रा में स्वेलिंग, वेजाइना और सर्विक्स में स्वेलिंग महसूस होती है विथ अ डिस्चार्ज ऑफ पस इन फीमेल, और फीमेल में भी पस सेक्रेट होती है। मीन्स यदि हम लोग इनके सिम्टम्स की बात कर रहे थे तो हमने ये जाना कि मेल और फीमेल दोनों के किस तरह से गोनट्स से या सेक्स ऑर्गन से पस रिलीज होती है जो कि एक म्यूकस डिस्चार्ज होता है जिस पर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, और साथ में यूरिन डिस्चार्ज के समय पर पेनफुल एक्सपीरियंस लिया जाता है। ट्रीटमेंट देखा जाए तो डियर स्टूडेंट, सल्फोनामाइड और एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलियम हो गया, एम्पिसिलिन हो गया, इन एंटीबायोटिक्स का यूज हम गोनोरिया के ट्रीटमेंट में करते हैं। पेनिसिलियम का यूज भी इफ़ेक्टिव होता है जब उसको गोनोरिया डिसीज़ में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। सो डियर स्टूडेंट, हम इसे प्रिकॉशन से भी सेव कर सकते हैं। हमें अपने सेक्स ऑर्गन्स या गोनेट्स को लगातार क्लीन, नीट और हाइजीनिक रखना चाहिए। ऐसे एनवायरनमेंट और ऐसे सर्कमस्टांसेस पे अपने आप को सेफ रखना चाहिए जहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांसेस मैक्सिमम हों। सो डियर स्टूडेंट, आफ्टर द स्टडी ऑफ एड्स एंड गोनेरिया, we are going to study the next sexually transmitted diseases, that is syphilis. Dear students, syphilis, it is also sexual disease spread through a sexual contact. It is caused by Treponema pallidum. This organism is 8 mu by 3 to 18 mu in measurement. The incubation period of pathogen is 3 weeks. It has sharp, deep spiral which are regular. It cannot penetrate the skin, but a slight break in the surface is sufficient for the organism to get the body and cause infection. Clinically, syphilis can be studied under the 3 stages. Dear student, सिफिलिस भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है जो सेक्सुअल कांटेक्ट के कारण एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड या ट्रांसमिटेड होती है। इसका कॉजिंग एजेंट ट्रेपोनीमा पैलिडम है। यह लगभग 3 से 18 म्यू मेजरमेंट का होता है। इस पैथोजन का इंक्यूबेशन पीरियड 3 वीक्स का होता है। ये शार्प, डीप स्पाइरल स्ट्रक्चर रखता है। यह हमारी बॉडी में डायरेक्ट पेनिट्रेट या इंटर नहीं कर सकता, लेकिन यदि हमारी स्किन पर स्लाइट ब्रेक है या कहीं भी सरफेस रैप्चर है तो ये उस माइन्यूट सरफेस से भी हमारे बॉडी में इंटर करता है और इन्फेक्शन कॉज करता है। डियर स्टूडेंट, मेडिकली टर्म में या क्लिनिकल टर्म में हम सिफिलिस की स्टडी 3 स्टेजेस में करते हैं। पहली है प्राइमरी, दूसरी है सेकेंडरी और थर्ड है टर्टरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज में हमें लोकलाइज्ड लेसन दिखाई देते हैं, मीन्स अपीयरेंस दिखाई देते हैं उनके जेनाइटिलिया में या जेनेटिक ऑर्गन्स में। स्लोली द पैथोजन स्प्रेड इन द बॉडी विथ ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फ। जब वो इन्फेक्शन प्राइमरी स्टेज में होता है तब पर्टिकुलर इन्फेक्टेड पर्सन के गोनट्स या जेनाइटल पोर्स पर हमें स्वेलन या लेसन मीन्स अपीयरेंस दिखाई देता है
और यह प्राइमरी इन्फेक्शन होता है। धीरे धीरे ये लेशंस ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पूरी बॉडी में फैल जाते हैं या लिम्फ के थ्रू पूरी बॉडी में फैल जाते हैं, और जब ये पूरी बॉडी में फैलते हैं तब इसे सेकेंडरी स्टेज कहा जाता है। सेकेंडरी स्टेज में हमें मल्टीपल लेशन स्किन पर, म्यूकस मेम्ब्रेन पर दिखाई देना शुरू हो जाते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। अब आती है थर्ड या टर्टरी स्टेज। टर्टरी स्टेज में अपीयर ओनली आफ्टर द लैप्सेस ऑफ सेवरल ईयर। Chronic lesions are seen in any organ on this stage. After the treatment, dear student, diagnosis is made from serological test. For a long time, organic arsenical compound were used for the treatment of syphilis. Penicillium has now replaced the ancient drugs. Cephalosporin is recommended and highly effective drug for treatment. Dear student, सिफाइलिस का डायग्नोसिस या डिटेक्शन सीरोलॉजिकल टेस्ट द्वारा किया जाता है। हम लॉन्ग टर्म में ऑर्गेनिक आर्सेनिकल कंपाउंड ट्रीटमेंट के फॉर्म में देते हैं। सिफाइलिस में पेनिसिलियम का आजकल यूज किया जाता है और एंशिएंट ड्रग्स को पेनिसिलियम ने रिप्लेस किया हुआ है। सिफाइलोरिडिन को रिकमेंड किया जाता है क्योंकि ये हाईली इफेक्टिव ड्रग है सिफाइलिस की ट्रीटमेंट के लिए। So dear student, syphilis is also a dreadful disease that are spread from the different vaginal or gonads. Dear student, next sexually transmitted diseases is genital herpes. Genital herpes is an incurable sexually transmitted disease. Type second herpes simplex virus means, ध्यान दीजिएगा, टाइप सेकंड हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस HSV सेकंड cause genital infection producing painful blister on the prepuce, glans penis, penile shaft in male, on the vulva or sometime high up in the vaginal in female. The blister disappear and reappear in most patients, but the virus itself remain in the body. A related type of herpes simplex virus HSV first is also called cold sores on the mouth and lips. Dear student, herpes ये भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। यह सिंपल या सिंप्लेक्स हर्पीज वायरस से कॉज होती है। यह डिसीज़ हमारी बॉडी में बैसिलो पास्टुलर लेसन कॉज करती है और रेडिश कलर की अल्सर जेनाइटल आर्गन्स में क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं। डियर स्टूडेंट, जो पास्टुल्स डेवलप होते हैं वो बार बार रिपीट होते रहते हैं और रिपीट होने के कारण वायरस हमारी बॉडी पर रहता है और लगातार हमारे बॉडी के जेनाइटल आर्गन्स जैसे वेजाइना हो गई, पेनिस हो गई, ग्लांस पेनिस हो गई, वहाँ पर प्रोप्यूस और पेनफुल ब्लिस्टर का अपीयर होते हैं। ये ब्लिस्टर कभी डिसअपीयर हो जाते हैं और कभी अपीयर हो जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ पेशेंट में वह वायरस लगातार रिमेंस बॉडी में प्रेजेंट रहता है और ब्लिस्टर अपीयर करता रहता है। डियर स्टूडेंट, यदि हम जेनाइटल हर्पीज़ के सिम्टम्स की ओर ध्यान दें तो एक्सट्रीम पेन होता है सेक्स ऑर्गन्स में, चाहे वो मेल हो या फीमेल। मीन्स मेल और फीमेल दोनों के सेक्स ऑर्गन्स में बहुत ही एक्सट्रीमली डेडफुली पेन अपीयर होता है। दूसरा सिम्टम्स ये है कि जो वेजाइना या वेजाइनल ओपनिंग होती है फीमेल की, वहाँ पर लेसन और ब्लिस्टर फॉर्म हो जाते हैं और ये ब्लिस्टर लगातार अपीयर और डी अपीयर होते रहते हैं। डियर स्टूडेंट, ये भी इनक्योरेबल डिसीज़ है। मीन्स इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। मीन्स देयर इज़ नो सुटेबल ट्रीटमेंट फॉर दिस डिसीज़। फॉर रिलीफ फ्रॉम पेन, पेन किलर आर प्रिस्क्राइब्ड। प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर ऑफ दिस डिसीज़। फॉलोइंग प्रिवेंशन मेजर आर टेकन बाय अस फॉर द सेफ गार्ड टू आवर बॉडी। फर्स्ट, सेफ सेक्स रिलेशनशिप, कंट्रोल्ड एंड रिट्रेड लाइफ। डियर स्टूडेंट, जेनाइटल हर्पीज़ जो कि सिंप्लेक्स हर्पीज़ वायरस के थ्रू स्प्रेड होता है एक जगह से दूसरी जगह, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज है जो रेडिश अल्सर कॉज करती है
साथ में कॉज करता है ब्लिस्टर, सेक्स ऑर्गन्स पर मच पेन होता है और इस तरह के लेशंस अपीयर होते हैं। ये इनक्योरेबल डिसीज़ है, इसका कोई सुटेबल ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है। यदि हम कुछ सेफ गार्ड को फॉलो करें, मीन्स हम सेफ सेक्स रिलेशन इस्टेब्लिश करें, कंट्रोल और रिस्ट्रेट लाइफ साइकिल को यदि हम फॉलो करते हैं तो हम अपने आप को इस डेडली डिसीज़ से सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है नॉन गोनियोकोकल आर्थराइटिस, जिसे एनजीयू के नाम पर जाना जाता है। एनजीयू मीन्स नॉन गोनियोकल यूरेथ्राइटिस। यह डिसीज़ सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड डिसीज़ है। यह निसेरिया गोनेरी नाम के बैक्टीरिया के द्वारा क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह फैलती है। नेक्स्ट डिसीज़ है ट्राइकोमोनासिस। डियर स्टूडेंट, ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस is a causing agent of this disease. Dear student, ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस नाम का एक कॉजिंग पैथोजन एजेंट है जो ट्राइकोमोनासिस नाम की जेनाइटल ट्रैक्ट, जो कि फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट से रिलेटेड डिसीज है, उसे कॉज करता है। मीन्स मोनास वर्जिनैलिस फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट पर ट्राइकोमोनासिस डिसीज़ कॉज करता है। इस डिसीज़ के यदि सिम्टम्स पर नज़र डालें तब सेक्रेशन ऑफ वाइट विस्कस फ्लूइड इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, मीन्स फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट से एक बैड स्मेल वाला वाइट कलर का विस्कस फ्लूइड सेक्रेट होता है और वहाँ पर ईचिंग लगातार महसूस होती है। सो डियर स्टूडेंट, इसे रोकने के लिए दिस इज़ रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल। मेट्रोनिल इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस डिसीज़। डियर स्टूडेंट, ये एक क्यूरेबल डिसीज़ है। यदि हम इसे प्रिवेंट करना चाहते हैं या रोकना चाहते हैं तब हमें मेट्रोनिल जैसा पैकेज लेना चाहिए। तो आफ्टर डियर स्टूडेंट, हमने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस जो सेक्सुअल कांटेक्ट या सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड हैं उनमें एड्स, गोनेरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीज़, एनजीयू और ट्राइकोमोनासिस जैसी डिसीज़ का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देखा। आफ्टर दैट डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू discuss the infertility in male and female. डियर स्टूडेंट, आपने नोटिस किया होगा कि कई कपल ऐसे हैं जो चिल्ड्रंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते या चिल्ड्रन प्रोडक्शन में वो अनेबल हैं। ऐसे कपल्स को हम इनफर्टाइल कपल कहते हैं। दिस इनफर्टिलिटी may cause due to many reasons which may be physical or congenital diseases, drugs, immunological or even psychological that are called infertility. डियर स्टूडेंट, हमने समाज में नोटिस किया होगा कि हमारे समाज में कई कपल ऐसे होते हैं जिनमें यह एबिलिटी नहीं होती या वो अनेबल होते हैं कि वो चिल्ड्रन प्रोड्यूस कर सकें। उनमें यह एबिलिटी हो सकता हो कि वो फिजिकल या कॉग्निटिव डिसीज़ के कारण हो, डिफरेंट ड्रग्स के यूज़ करने के कारण हो, या इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्डिंग हो, या हो सकता है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो। मीन्स ड्यू टू फिजिकल और कॉग्निटिव डिसीज़, ड्यू टू ड्रग्स, ड्यू टू इम्यूनोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम which couple are unable to produce children that are called infertile couple and that process is called infertility. It may be of two kind. Dear student, infertility दो तरह की हो सकती है। पहली है प्राइमरी इनफर्टिलिटी और दूसरी है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी ऐसे कपल्स में देखने को मिलती है जो प्रेगनेंसी अफोर्ड नहीं कर पाते या अनेबल है प्रेग्नेंट होने में, जबकि सेकेंडरी फर्टिलिटी ऐसी वुमेंस में देखने को मिलती है जो प्रेग्नेंट तो होती थी बट आफ्टर दे आर आल्सो अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, जो ना तो प्रेग्नेंट होती थी और ना ही बच्चे प्रोड्यूस करने लायक हैं। मीन्स इनफर्टिलिटी मेल और फीमेल दोनों में देखने को मिलती है। सो डियर स्टूडेंट, लेट अस डिस्कस द इनफर्टिलिटी इन मेल। मीन्स जो रिप्रोडक्टिव करेक्टर है या न्यू बेबी प्रोडक्ट करने का जो ट्रेंड है वो अनेबल या इनएक्टिवेट है मेल में, तब वो इनफर्टिलिटी इन मेल कहलाती है। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं जिससे मेल इनफर्टाइल हो जाता है। फर्स्ट है अमाउंट ऑफ सीमेन, डिक्रीज इन द नंबर एंड मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्म। सीमेन ऑफ a fertile man is 3 and 4 ml per ejaculation with a sperm count of over 200 million.
mostly motile, having proper fructose content and fluidity, which is deposited high in vagina. Any defect in sperm count, sperm structure, mortality leads infertility. Low sperm count is called oligospermia, while near absent of sperm is called azoospermia. Low sperm mortality is called asthenozoospermia. Defective sperm morphology is termed as tetrazoospermia. डियर स्टूडेंट, मेल में इनफर्टिलिटी डेवलप होने का पहला रीज़न है सीमेन का अमाउंट, सीमेन में नंबर ऑफ स्पर्म और स्पर्म के मोर्टेलिटी का रेट और मूवमेंट ऑफ स्पर्म। डियर स्टूडेंट, सीमेन एक यदि फर्टाइल मेल की बात करें तो एक फर्टाइल मेल एक बार के इजाकुलेशन में 3 to 4 ml पर इजाकुलेशन पर क्या रिलीज़ करता है, सीमेन रिलीज़ करता है। यदि 3 से 4 ml से कम सीमेन उसके द्वारा इजैकुलेट किया जाता है तब अमाउंट ऑफ सीमेन मिनिमम होता है और वो इनफर्टाइल हो जाता है। सेकंड, एक बार 3 से 4 ml जो सीमेन होता है उसमें लगभग 200 मिलियन स्पर्म होते हैं। कभी कभी स्पर्म का नंबर सीमेन में कम होता है, मीन्स डेंसिटी ऑफ स्पर्म कम होती है, इसलिए मेल इनफर्टाइल हो जाता है। इसके बाद आता है मोटाइल। तो मोटलिटी का मतलब है यदि स्पर्म वेजाइना पर डिस्चार्ज होगा तब वो मोटलिटी या लोकोमोशन को परफॉर्म करेगा। उसका मोटलिटी या लोकोमोशन फ्रक्टोज के डिपोजिशन पर डिपेंड करता है। मीन्स यदि प्रॉपर फ्रक्टोज है तब उसकी फ्लूइडिटी मेंटेन रहेगी और वो वेजाइना में तेज़ी से डिपॉजिट होकर के क्या करेगा, मोटाइल होगा। तब सीमेन का यदि अमाउंट कम है, स्पर्म काउंट में डिफेक्ट है, स्पर्म के स्ट्रक्चर में डिफेक्ट है, स्पर्म का मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, ये सभी कोई भी कारण हो सकता है कि मेल इनफर्टाइल हो जाए। सेकंड है फेलर और क्रिप्टोटिटिज्म ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू सेक्रोटम। मीन्स कभी कभी ये देखा जाता है कि जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी से सेक्रोटम में रिलीज नहीं होते। ब्लॉकेज और एब्सेंस ऑफ वास डिफरेंशिया एंड वास इफ्रेंटिया, मीन्स या तो वास डिफरेंशिया डेवलप नहीं होती या तो ब्लॉक होती है। रिड्यूस फ्रक्टोज कंटेंट, जो सीमेन होता है उसमें फ्रक्टोज का कंटेंट रिड्यूस हो जाता है। हाइड्रोसिल और फिलिंग ऑफ वाटर इंटेस्टिस, जो हमारा सेक्रोटल सैक होता है जब उसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तब एक हाइड्रोसिल की कंडीशन बनती है, इसके कारण टेस्टिस प्रॉपर स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पाते। एडिक्शन में एल्कोहल हो गया, एल्कोहलिक पर्सन में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस इनहेबिट हो जाती है, इसके कारण वो इनफर्टाइल हो जाता है। साथ में एक जेनेटिकल कैरेक्टर है जिसे क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम कहा जाता है, इसके स्टडी हम आगे करने वाले हैं। 23+1 सेट हो जाते हैं, मीन्स 27 सेट हो जाते हैं क्रोमोसोम्स के और वो इनफर्टाइल हो जाता है। और लास्ट आता है गोनाडोट्रोपिन डिफिशियंसी। डियर स्टूडेंट, गोनेड से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स सेक्रेट किए जाते हैं, यदि उन हार्मोन्स में डिफिशियंसी या लैकिंग देखने को मिलेगी तब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर या सेक्स से रिलेटेड डिफरेंट टाइप की क्रिटिकलिटीज आएंगी और मेल क्या हो जाएगा, इनफर्टाइल हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, यदि हम मेल में इनफर्टाइलिटी की बात करें तो इनके मेजर कारण हो सकते हैं कि सीमेन का अमाउंट कम सेक्रेट हो रहा उस सीमेन पर नंबर ऑफ स्पर्म का अमाउंट कम नंबर ऑफ स्पर्म कम हो सकता हो स्पर्म का स्ट्रक्चर डिफेक्टेड हो, स्पर्म का मोर्टेलिटी रेट डिफेक्टेड हो, स्पर्म के लोकोमोशन या मोर्टेलिटी के लिए फ्रक्टोज का अमाउंट कम हो जिससे वो फ्लूइडिटी मेंटेन न कर पा रहा हो, ये कोई भी रीज़न हो सकता है जिससे मेल इनफर्टाइल हो सकता है। और कई डिफेक्ट हैं जैसे टेस्टिस का डिसेंडिंग या ट्रांसफ़र ना होना सेक्रोटम सैक पर, वास डिफरेंस या वास इफ्रेंटिया का एब्सेंट या ब्लॉक होना, फ्रक्टोज कंटेंट का सीमेन में कम होना, हाइड्रोसिल जैसे डिफेक्ट का एराइज होना, एल्कोहल का एडिक्शन होना या जेनेटिकल सिंड्रोम क्लिनीफेल्टर का होना या हार्मोन्स का ओवरऑल प्रोडक्शन या गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स की डिफिशियंसी होने के कारण मेल में क्या इनफर्टिलिटी हो सकती है। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस द इनफर्टिलिटी इन फीमेल।
डियर स्टूडेंट, इन फीमेल्स में भी इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। डिफिशेंसी फंक्शनिंग हो रही हो, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ग्लैंड्स का जो कपल है, मीन्स जो थायराइड और एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, ये ग्लैंड्स प्रॉपर या एडोक्वेट क्या ना रिलीज कर रही हो, हार्मोन्स और कैटेलिस्ट ना रिलीज करें। इनएडिक्वेट ग्रोथ और फंक्शनिंग का कार्पस ल्यूटियम, डियर स्टूडेंट, कार्पस ल्यूटियम ग्लैंड्स और आर्गन्स दोनों का वर्क करती है। यही एरिया होता है जहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है। इसी एरिया पर प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन्स का सेक्रेशन एक प्रॉपर अमाउंट पर होना चाहिए। यदि इनमें से कार्पस ल्यूटियम की फंक्शनिंग प्रॉपर ना हो, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सेक्रेशन रिड्यूस हो जाए, तब इम्प्लांटेशन नहीं होगा और इनफर्टिलिटी काज होगी। साथ में हो सकता है हाइपरलैक्टोमिया की कंडीशन बन रही हो सकता हो कि फैलोपियन ट्यूब जो है वो फेल हो गई हो ओवम को पिक करने में, डिफेक्टिव यूटेराइन एंडोमेट्रियम की दीवार हुई हो, कॉग्निटल मेल फॉर्मेशन हो यूटेरस पर, फाइब्रॉइड यूटेरस हो जाए या डिफेक्टिव वेजाइनल ग्रोथ देखने को मिले। इन सभी कारण फीमेल में इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। यदि हम इसे कंक्लूड करें कि फीमेल में इनफर्टिलिटी के कौन कौन से रीजन या कॉजेज हो सकते हैं, तो हो सकता हो कि जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड या जो हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड हो, ये इनका फंक्शन डिसफंक्शन हो जाए, मीन्स ये प्रॉपर हार्मोन्स या कैटलिस्ट सेक्रेट ना करें। डियर स्टूडेंट, जो कार्पस ल्यूटियम है इसकी प्रॉपर ग्रोथ ना हो, ये प्रॉपर फंक्शन ना करे, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सेक्रेशन रिड्यूस हो जाए या इम्प्लांटेशन रिड्यूस हो जाए या इनहेबिट हो जाए, तो ये भी हो सकता है कि फीमेल इनफर्टाइल हो जाए। डिफरेंट टाइप की कॉन्ग्नियल मेल फॉर्मेशन यूटेरस पे हो जाए या यूटेरस फाइब्रॉइड नेचर का हो जाए, तब ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। डियर स्टूडेंट, हमने जाना कि मेल और फीमेल में डिफरेंट टाइप से इनफर्टिलिटी प्रोड्यूस होती है। इस इनफर्टिलिटी को रिमूव करने के लिए या इनफर्टिलिटी से रिलेटेड डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ART लॉन्च की गई। डियर स्टूडेंट, असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी डिफरेंट टेक्नोलॉजी का एक ऐसा ग्रुप है जो इनफर्टाइल कपल के रिप्रोडक्शन पे हेल्पफुल होता है। मीन्स ऐसे कपल या मेल और फीमेल जो इनफर्टाइल हैं किसी भी कारण से, तो उनको डिफरेंट ग्रुप ऑफ टेक्निक्स के थ्रू क्या किया जाता है, रिप्रोडक्शन के काबिल बनाया जाता है। इन मेथड में क्या जाता है डियर स्टूडेंट, इस मेथड में oocytes को ओवरी या स्पर्म को टेस्टिस से रिट्राइव किया जाता है, मीन्स उनसे बाहर निकाल दिया जाता है। उन्हें आर्टिफिशियल मैनर पर ग्रो कराकर उन्हें आर्टिफिशियल मैनर पर इंसेमिनेशन एम्ब्रॉय के फॉर्म में कराया जाता है। यह वेरियस मेथड ART के IVF इनवर्टो फर्टिलाइजेशन, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफॉर्मेशन, गैमेट ट्रांसफ़र, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये मेथड है जिनके द्वारा हम क्या करते हैं हम इस तरह की प्रॉब्लम को दूर करते हैं। जैसे एक को डिस्कस करते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मीन्स हम मेल और फीमेल को बॉडी से बाहर लैब में फर्टिलाइजेशंस कराते हैं। जो फर्टिलाइज से जाइगोट डेवलप होता है उसे हम जाइगोट को फैलोपियन में ट्रांसफ़र करते हैं। कभी कभी तो हम मेल और फीमेल गैमेट्स को कहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देते हैं। हम आर्टिफिशियल मैनर पर आर्टिफिशियल सीमेन को आर्टिफिशियल ढंग से इंसेमिनेशन या कराते हैं या ट्रांसफ़र कराते हैं। हमारे पास इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन की भी डिवाइसेस हैं और हम साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस के भी हमारे पास डिवाइसेस हैं। इसके अलावा एक और टेक्निक है, बहुत ही एप्लीकेबल टेक्निक, दैट इज़ नोन एज द टेस्ट ट्यूब बेबीज़। तो डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू डिस्कस द टेस्ट ट्यूब बेबीज़। Some women are unable to have a normal conceptions. Dear student, such women are suggested to have a test tube baby. The process involves the removal of unfertilized egg from reproductive tract and keeping under sterile or aseptic condition. Ovum is then fertilized with a sperm of her husband outside of the body. That is also known as the IVF.
The zygote is allowed to develop 32 cell stage in vitro, then put into the female reproductive tract. Dear student, ऐसी वुमेन जो नॉर्मल कंसेप्शंस नहीं कर सकती, मीन्स नॉर्मल एम्ब्रॉय बियर नहीं कर सकती, ऐसे वुमेन को टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए सजेस्ट किया जाता है। डियर स्टूडेंट, टेस्ट ट्यूब बेबी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें उस फीमेल से अनफर्टिलाइज एग को उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक से रिमूव करके बाहर कर लिया जाता है। उसी के हस्बैंड से लिया गया स्पर्म और उसके ओवा को इन विट्रो मीन्स लैब में फर्टिलाइज कराकर जाइगोट डेवलप किया जाता है। यह जाइगोट लैब में इन विट्रो कल्चर पर लगातार डेवलप होकर जैसे ही 32 सेल स्टेज में पहुंचता है, इसे उस फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक के थ्रू उसे इम्प्लांट कर दिया जाता है, मीन्स उसका इम्प्लांटेशन परफॉर्म करा दिया जाता है। इसके बाद द प्रेगनेंसी स्टार्ट एंड द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय टेक प्लेस इन द बॉम्ब ऑफ मदर टिल बर्थ। सच बेबी इज कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी। इस तरह उस पर्टिकुलर फीमेल और उसके हस्बैंड दोनों के गैमेट्स के फ्यूजन से जो जाइगोट डेवलप हुआ, उस जाइगोट को टेस्ट ट्यूब में ही या लैब में ही 32 सेल स्टेज तक डेवलप कराया गया। इसके बाद उसे उस फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक पे इम्प्लांट किया गया। पर्टिकुलर वह एम्ब्रॉय उस मदर के बॉम्ब में पूरी प्रेगनेंसी या डेवलपमेंट की स्टेज को कवर करेगा, परफॉर्म करेगा, और यह टेक्निक टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम पर जानी जाएगी। डियर स्टूडेंट, टूडेज आज सेरोगेसी मदर या हायर्ड मदर की टेक्निक्स भी फॉलो की जा रही है। डियर स्टूडेंट, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी amniocentesis, pre-examination in sex determination and its result। Dear student, amniocentesis एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा यह डिटरमाइन किया जाता है कि क्रोमोसोम्स में कोई एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है और वो अनबॉर्न चाइल्ड का सेक्स क्या होगा। इन चीज़ों को पता लगाने के लिए या इसे डिस्कवर करने के लिए जिस टेक्निक का यूज किया जाता है उसे एमनियोसेंटेसिस कहा जाता है। मीन्स एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्रोमोसोम की एबनॉर्मलिटीज़ और उस अनबॉर्न चाइल्ड का सेक्स दोनों रिकवर या ऑब्जर्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, जो हमारा मैमेलियन फीटस होता है वो डिफरेंट एमनियोटिक फ्लूइड और एमनियोटिक मेम्ब्रेन से कवर रहता है। जब प्रेगनेंसी 3 to 4 मंथ मीन्स अर्ली स्टेजेस में होती है, तब हम इस एमनियोटिक फ्लूइड को सिरिंज की मदद से बहुत ही केयरफुल तरीके से इसे क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। हम जिस निडल का यूज़ करते हैं वो पूरी तरह से स्टरलाइज होती है। इस फ्लूइड को कलेक्ट करके इसका कल्चर किया जाता है। कल्चर के बाद इस पर के क्रोमोसोम की प्रॉपर स्टडी की जाती है और यह ऑब्जर्व किया जाता है कि इन क्रोमोसोम्स में कोई एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है या कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो नहीं है। यदि फीटस कॉग्निटिव प्रॉब्लम से दूर है, यदि उसके क्रोमोसोम में कोई एबनॉर्मलिटीज़ नहीं है तो उसे वैसे ही डेवलप होने दिया जाता है, वरना मदर को इन्फॉर्म करके उसे एबॉर्शन देने के लिए कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर एमनियोसेंटेसिस में हम एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालते हैं। उसमें पर्टिकुलर सेल्स होती हैं, उस सेल्स में क्रोमोसोम्स होते हैं। उन क्रोमोसोम्स का हम कैरियोग्राम बनाकर या उन को देखकर या क्रोमोसोमल को प्रिपेयर करके उनकी फिक्सिंग करते हैं, एक्स वाई को काउंट करते हैं और बर्थ के पहले ही हम ये डिटरमाइन कर लेते हैं कि पर्टिकुलर अनबॉर्न चाइल्ड मेल है या फीमेल। डियर स्टूडेंट, आजकल इस टेक्निक का बहुत ही ज़्यादा मिस यूज़ किया जा रहा है। इस टेक्निक का यूज़ क्या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ को डिटेक्ट करने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन आजकल इस पर्टिकुलर टेक्निक का यूज़ चाइल्ड का सेक्स डिटरमाइन करने या चाइल्ड का सेक्स पता करने में किया जाता है। और आजकल फीमेल चाइल्ड होने पर ज़्यादा से ज़्यादा एबॉर्शन परफॉर्म किए जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट, एमनियोसेंटेसिस एक यूज़फुल टेक्निक है जिसके द्वारा हम डेवलप हो रहे इनबॉर्न बेबी का के क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ डिसऑर्डर को
क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। और यदि यह क्रॉनिक या सीरियस नहीं है तो हम उसे क्या कर सकते हैं, रिपेयर भी कर सकते हैं। बट एट अ टाइम, मॉडर्न टाइम, पीपल आर यूज दिस टेक्निक आर used in misuse form, and it is used for to determine the sex of inborn child. Thank you. Have a nice day.